नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। भारत अमेरिका के बीच शिखर वार्ता थोड़ी देर में। मोदी और ओबामा ने दिया चलें साथ साथ का नारा। वॉशिंगटन पोस्ट में छपा साझा संपादकीय। एनसीपी से गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस नहीं है जिम्मेदार। सोनिया गांधी ने दिया शरद पवार के आरोप का जवाब। नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं, आरबीआई ने कहा महंगाई की चुनौती बरकरार। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के बाद भी रहेंगे 10,000 अमेरिकी सैनिक। नई अफगान सरकार और अमेरिका के बीच समझौता। और एशियाई खेलों के 11वें दिन भारत को 4 पदक। विकास गौड़ा को डिस्कस थ्रो में रजत। हॉकी के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। और आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच थोड़ी ही देर में शिखर वार्ता शुरू होने जा रही है। व्हाइट हाउस में दोनों नेता रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। दोनों के बीच आर्थिक, रक्षा और सामरिक सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा होगी। शिखर वार्ता में शामिल होने के पहले अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में मोदी और ओबामा ने साझा संपादकीय में शांति और विकास के लिए साथ साथ चलने का नारा दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार इस तरह का संपादकीय छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवाद और समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए भी एक साझा संपादकीय में दक्षिण एशिया को एक सूत्र में बांधकर उसे मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का साझा प्रयास करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन डीसी के महात्मा गांधी मेमोरियल भी इससे पहले पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी मौजूद रहीं। वहां बड़ी तादाद में जुटे भारतीय मूल के लोग नरेंद्र मोदी के आने से उत्साहित भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दोनों देशों के संबंधों को पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सोमवार को डिनर के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देश इस तरीके से काम करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी भूमिका मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कारोबार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात की। बोइंग, केकेआर, ब्लैक रॉक, आईबीएम, जनरल इलेक्ट्रिक और गोल्डन सॉक्स के साथ प्रधानमंत्री ने अलग अलग बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने 11 दूसरी बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ संयुक्त मुलाकात में भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। हालांकि अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि इसके लिए माहौल और कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जो भी आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वेदर इट बी इन टैक्सेशन लॉ, वेदर इट बी इन पैटेंट लॉ, व्हिचएवर यू डू इट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। अमेरिकी कारोबारियों की बातों को ध्यान में रखते हुए बाद में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वे कारोबार में विदेशी निवेश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका को भारत की खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे देश में गरीब लोग हैं, गरीबों को भूखा रख करके हम नहीं चल सकते और इसलिए फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, ये मेरे देश का आग्रह है। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में विदेश नीति पर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को संबोधित करते हुए ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद के मामले में अमेरिका की नीति से वे सहमत नहीं हैं। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। टेररिज्म होता है, अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। हालांकि व्हाइट हाउस में सोमवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर के दौरान एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चिन्मय कार्यकाल
और इस वक्त हमारे साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बातचीत करने के लिए और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच होने वाली शिखर वार्ता की संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए चिन्मय गरे खान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं। खान साहब, पहला सवाल ये है कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि दोनों ही देश चाहते हैं कि एक मॉडल रिश्ता बना सकें, दुनिया के सामने इसे पेश कर सकें। जो अभी एडिटोरियल आया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वॉशिंगटन पोस्ट में, उसको देखकर क्या लगता है कि एक उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? उनके उससे उसका कुछ खाका मिलता हुआ दिख रहा है? शिखर वार्ता में क्या इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो सकती है? ये जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन पोस्ट में जो निकलेगा, मेरे ख्याल से कि निकला होगा, वो बड़ा आइडियल स्टेटमेंट है। उसमें भावनाएं बहुत अच्छी है और अच्छी तरह से लिखा गया है। और सो दोनों लीडर्स की जो अपेक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती है जॉइंट स्टेटमेंट। और उसमें कोई डिटेल में कोई नहीं लिखा गया है, जनरल सब सेंटिमेंट्स उसमें एक्सप्रेस किए गए। उस दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ये स्टेटमेंट है। और पता नहीं किसने सोचा, भारतीय पक्ष ने सोचा कि अमेरिका ने सोचा, ये मालूम नहीं। जिसने भी सोचा अच्छा सोचा। और लेकिन अब उसमें दूसरा असली तो वो देखना है जो कि दोनों के बीच में जो बातचीत हो जाए, उसमें जो मेरे ख्याल से एक और डिक्लेरेशन निकलेगा शायद, जॉइंट स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ निकलेगा। उसमें और डिटेल्स में शायद ये दोनों लीडर्स जाएंगे। वो कॉन्क्रीट क्या निकलेगा वो उसमें देखने की बात है जी। लेकिन क्या आपको उम्मीद है, किस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है भारत और अमेरिका के रिश्तों के आगे बढ़ने का? क्योंकि अभी जैसे कि बार बार चर्चा हो रही है कि अर्थ से लेकर मार्स तक हर जगह भारत और अमेरिका के संबंध हैं पहले से, और वो जगह जगह पर वक्त पर आते रहे हैं सामने। इसमें और नई चीज़ें क्या जुड़ सकती हैं? मुझे नहीं लगता है कि मार्स तक जाने में अमेरिका का कुछ उसमें सहयोग है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सहयोग नहीं है, वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट है हमारा, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी हमारी कोऑपरेशन है। हाँ। अभी तक तो हमको वो एंटिटी लिस्ट में रखा था कि वो कोऑपरेशन हमारे साथ नहीं करते थे। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की जो बात करते हैं उसमें हम दोनों की जो एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों को चीन से इंटरेस्ट है। अमेरिका को खास जो इंटरेस्ट है वो चीन को कंटेन करना है। वो एक तरह से चीन को एंगेज भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से चीन को कंटेन भी करना चाहते हैं। दोनों में हम हमारा साथ चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने और दृष्टिकोण है चीन के तरफ। हम एंगेज करना चाहते हैं। अब हम बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। हमारी बड़ी बॉर्डर प्रॉब्लम चीन के साथ है, अमेरिका के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीन है वो अमेरिका की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है। तो हम दोनों के काफ़ी डिफरेंसेस भी है, लेकिन कुछ थोड़े कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो जहाँ तक हो सकता है हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन विरोध के साथ सहयोग बनाने की एक रणनीति इसमें अपनानी होगी। लेकिन एक और बात आतंकवाद पर बार बार कही गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही, और अमेरिका भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। दोनों देश इस आतंकवाद से लड़ने के लिए बार बार संकल्प भी दिखाते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमें यही नहीं भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका का सपोर्ट हमको आतंकवाद के बारे में कब मिलने शुरू हुआ। जब 26/11 हुआ और उसमें अमेरिकी नागरिक मारे गए, तब से उनको ये महसूस हुआ कि भाई भारत को तो आतंकवाद की पीड़ा उनके पहले से ही है। और अब जो आतंकवाद जो फैला हुआ है खास करके मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, उससे अमेरिका बहुत चिंतित है, बहुत पीड़ित है। हमको भी चिंतित होना चाहिए। लेकिन पश्चिम एशिया में कहाँ तक हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे इसमें लिखा है जॉइंट स्टेटमेंट में या वॉशिंगटन पोस्ट के ऑपरेट पेज में कि वी विल सपोर्ट रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। अब जो पश्चिम एशिया में हो रहा है वो कहाँ रूल बेस्ड है? वो रूल बेस्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूल बेस्ड जब भी होता
जबकि वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ उसको मंजूरी दी होती, वो तो हुआ नहीं है। भारत दो तरह की और उम्मीदें कर सकता है या दोनों के बीच में समझौते के दो और एंगल हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट पर भारत का जो रुख है उसको लेकर अमेरिका बहुत कसमसाता रहा है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज का मसला। इन दोनों चीज़ों पर भी दोनों के बीच में कोई नई चीज़, नए संबंध की बात हो सकती है, कोई नई बात निकल कर आ सकती है? न्यूक्लियर के बारे में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का एक्ट हो गया है ना, न्यूक्लियर लायबिलिटीज एक्ट। हाँ, लेकिन क्या कोई नरमी दिखाने का रुख होगा या दिखाया जा सकता है? क्या पॉसिबल है? दिखाने की इच्छा बहुत है, प्रबल है हमारे वहाँ। यूपीए की भी थी और इनकी भी रहेगी, लेकिन अब पार्लियामेंट एक्ट को आप साइड स्टेप कैसे कर सकते हैं? तो अब ये एक खाली होशियारी की बात नहीं है कि किस तरह से उसको साइड स्टेप किया जाए, अवॉइड किया जाए। उसमें या तो अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट मेरे ख्याल से हो सकती है, क्योंकि उसमें अब यूपीए जो है और बीजेपी लेड एनडी है, दोनों यही चाहते हैं कि उसको अमेंड हो। लेकिन पहले वो बीजेपी अपोज थी, क्योंकि वो लोग अपोजिशन में थे। अब यूपीए को वो अपोज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो ये चाहते थे। तो मेरे ख्याल से एक्ट अमेंड हो सकता है अगर दोनों पार्टीज मिलकर काम करे। लेकिन जो हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, दोनों इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों अलग अलग राय रखते हैं, दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीक बनाने पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना यूनाइटेड नेशंस के भाषण में जो कहा था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया है। So that is not reflected in the joint statement. लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज पे हमको और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। ये सही बात है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पोल्यूटर रहा, अब सबसे ज़्यादा पोल्यूटर चाइना है, और चाइना जो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो हम साथ में मिलकर काम करते हैं, वो बेसिक ग्रुप की अब यूनिटी नहीं रही है, ईच कंट्री फॉर इटसेल्फ। तो हमें अपने आप को इसमें संभालना होगा। चीन तो चला जाएगा उधर, क्योंकि चीन की उसमें अपने इंटरेस्ट है, वो उसको बचाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, भारत अमेरिका का ये जो दोस्ताना बढ़ रहा है, इससे आपको क्या सबसे ज़्यादा उम्मीद है? मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, टू फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये उम्मीद है कि अगर हम अपना जो घर है भारत, उसको अच्छी तरह से मजबूत करें, यानी इसी बेसिकली क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, और हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बने, तो सारी दुनिया झुक के हमारे पास आएगी, और उसमें अमेरिका हमको बहुत मदद कर सकता है। तो मेरी उम्मीद स्ट्रेटेजिक स्फीयर पे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इकोनॉमिक साइड पे है, और वहाँ अमेरिका दुनिया का लीडर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो बिना हम अमेरिका के सहयोग के आर्थिक शक्ति बन सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट वही है जी, और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की सोर्स अमेरिका है जी, और डिफेंस इक्विपमेंट उसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है जी। तो उसके लिए हमको अमेरिका की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरत है जी। तो आर्थिक शक्ति बनने के लिए भी अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ तमाम विरोधाभासों में सहयोग की गुंजाइश बनी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं जब शिखर वार्ता होगी तो कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आएंगी। एक बात मुझे मोदी जी की बहुत पसंद है कि जो वो बात करते हैं दूसरों से, वो आत्मविश्वास से बात करते हैं जी, इज फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जी, और ये भी एक मैसेज देता है दुनिया को कि हम अब उतने पिछड़े नहीं हैं और हमारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है जी जी। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा में बात करेंगे कुछ और खबरों की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गठबंधन टूटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार बताया है। वहीं सोनिया गांधी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है।
महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी को जिम्मेदार करार दिया है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जम्मू पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि गठबंधन तोड़ने के लिए उनकी पार्टी दोषी नहीं है। हमारे वजह से नहीं, ना मेरे वजह से, ना राहुल की वजह से, ना कांग्रेस पार्टी की वजह से। इससे पहले एक मराठी चैनल के इंटरव्यू में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की वजह से गठबंधन टूटा है। शरद पवार ने चव्हाण पर धीमी गति से काम करने का आरोप भी लगाया। पवार ने चुनाव के बाद बीजेपी से किसी गठबंधन से इनकार किया है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच 15 साल पुरानी दोस्ती टूटने के बाद दोनों पार्टियां अकेले चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना केंद्र में एनडीए को लेकर नरम रुख दिखा रही है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि एनडीए से बाहर आना आसान फैसला नहीं था। हालांकि इस नरमी के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना बीजेपी के बीच नई शुरुआत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र में एनडीए से गठजोड़ तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के साझे उम्मीदवारों को जनता ने वोट दिए थे, इसलिए एनडीए से रिश्ता खत्म करने के संबंध में किसी भी तरह का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश लौटने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि बीजेपी भी गठबंधन टूटने को लेकर बहुत खुश नजर नहीं आ रही। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भारी मन से शिवसेना से अलग होने का फैसला लिया गया है, लेकिन नए राजनीतिक माहौल में बीजेपी किसी भी नए गठजोड़ की संभावना को सिरे से नकार रही है। ये सब हमारे बीच में कोई कटुता नहीं है, हम आपस में कोई कटुता नहीं रखते। परिस्थितियों के कारण समझौता नहीं हुआ और आज हमने मन बना लिया है, चाहे शिवसेना के प्रमुख जी का जो भी मन हो, आज हमने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र में अपनी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। आरपीआई अठावले के वरिष्ठ नेता अर्जुन डांगले ने आज शिवसेना का हाथ थाम लिया। पार्टी को उम्मीद है कि शिवसेना भीमसेना के पुराने नारे के चलते कई और नेता शिवसेना के साथ शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर आर्थिक जगत की। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई के इस कदम से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे उद्योग जगत ने निराशा जताई है। ईएमआई में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से निराशा हाथ लगी। समीक्षा में आरबीआई ने सभी नीतिगत ब्याज दरों को पहले के स्तर पर बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस फैसले पर अपने तर्क कुछ इस प्रकार दिए। Oil prices which are low now can go up or they can go even lower. Some people are projecting really low oil prices, others are projecting a reversion to where they were. Similarly, every other factor is subject to some uncertainty, so we have to see. The policy will be data contingent. आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए 5.5% और 2015-2016 के लिए 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया है। बैंक का मानना है कि चालू साल की पहली तिमाही जैसी विकास दर दूसरी और तीसरी तिमाही में बरकरार रखना मुश्किल होगा। हालांकि चौथी तिमाही में आर्थिक विकास की रफ्तार फिर तेज हो सकती है। We are a little better than we were in August, but we are still not there are still risks in achieving the 6% target. We are more confident of achieving the 8% target. मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक आरबीआई एक स्थिर तौर पे महंगाई को कम होते नहीं देख लेते, शायद वो तब तक ब्याज दरों में बदलाव ना करें। फिलहाल अल्पकालिक कर्ज दर यानी रेपो रेट 8% और नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR 4% है। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रखने की बात भी कही है। बैंक नवंबर के आखिर तक छोटे और भुगतान बैंक पर गाइडलाइंस जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने आज से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत
1000 रुपये मासिक पेंशन योजना शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार इस योजना के जरिए सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ईपीएफओ के अनुसार 32 लाख कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार के द्वारा पिछले दिनों में कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया, जिसके तहत लगभग 32 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते थे, उनकी मिनिमम पेंशन 1000 कर दी गई है। 4 दिनों से बेंगलुरु जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई कल यानी 1 अक्टूबर को होगी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता अभी बेंगलुरु की जेल में बंद हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में सजा काट रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को अभी जमानत के लिए इंतजार करना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। विशेष अदालत में केस के दौरान विशेष लोक अभियोजक रहे भवानी जे सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें आपराधिक अपील के लिए सरकारी वकील नियुक्त किए जाने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने अदालत से और समय मांगा। Today I appeared before the court and submitted in court that they have not so far received an official communication regarding appointment of SPP regarding my appointment. So only after receipt of that appointment order I will represent before the court. इस बीच जयललिता के वकील राम जेठमलानी की दलील सुनने के बाद कोर्ट इस मामले की बुधवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया। जयललिता के साथ इस मामले में जेल में बंद शशिकला, वीएन सुधाकरन और इलावरासी ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। The appeal is against the order passed by the trial court convicting them for 4 years simple imprisonment and 100 crores of fine, as well as 10 crores of fine each 2, 3 and 4. I think that they have filed the appeal and they have also sought for a suspension of sentence as well as for the bail. इधर जयललिता के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। बेंगलुरु में जेल के बाहर एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, तो चेन्नई में भी जयललिता के समर्थन में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रदेश भर में सिनेमा घर बंद रखे गए। எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்க தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம், இயக்குனர் சங்கம், நடிகர் சங்கம், ஒட்டுமொத்த எஃப்எஃப்சி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நாளைக்கு வந்து शनिवार को बेंगलुरु में विशेष अदालत ने जयललिता को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा के साथ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 अन्य आरोपियों को भी 4-4 साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के साथ साथ संदीप शर्मा को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि भारत में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के पीछे दाऊद इब्राहिम और शकील का बड़ा हाथ है। इससे पहले स्पेशल सेल ने आरोपियों के खिलाफ 6000 पेज का आरोप पत्र भी दायर किया था। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीन ने हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन को निजी मामला बताया है और हांगकांग प्रशासन को इससे निपटने में मदद देने की बात भी कही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन प्रदर्शनों को आंतरिक मामला बताते हुए बाहरी दखल का विरोध किया है। वहीं अमेरिका और ताइवान ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन तेज हो गया है। ऑक्यूपाई सेंट्रल आंदोलन के हजारों समर्थक 4 दिन से सड़कों पर डटे हैं। वे गानों और नारों के जरिए चीन का विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की बढ़ती तादाद के बाद दंगा पुलिस को हटा लिया गया है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी चुन यिंग लियोंग ने कहा है कि प्रदर्शन से चीन का फैसला नहीं बदलेगा। चीन ने हांगकांग को प्रदर्शन से निपटने में मदद करने की बात कही है। 我们注意到9月28号凌晨以来呢，在香港特区一些人非法集会，
实施占领中环的活动，中国中央政府坚决反对在香港发生的各种 आंदोलन बढ़ने के बाद अमेरिका और ताइवान ने चीन से हांगकांग के लोगों की जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी है। We believe that the basic legitimacy of the chief executive in Hong Kong will be greatly enhanced if the Basic Law's ultimate aim of selection of the chief executive by universal suffrage is fulfilled. We also believe that the legitimacy of the chief executive will be enhanced if the election provides the people of Hong Kong a genuine choice of candidates that are representative of the people's and the voters' will. 所以我们在这里呼吁大陆当局倾听香港民众的声音，用和平、审慎的态度来处理。1997 में हांगकांग का प्रशासन चीन के हाथ में आने के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। हांगकांग के लोग 2017 में मुख्य कार्यकारी चुनने में आजादी चाहते हैं, जबकि चीन चाहता है कि उसके चुने हुए उम्मीदवारों में से किसी एक को ये पद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते की। 10,000 अमेरिकी सैनिक अपनी वापसी की समय सीमा यानी 31 दिसंबर के बाद भी अफगानिस्तान में ही बने रहेंगे। काबुल में मंगलवार को इस सुरक्षा समझौते पर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर हो गए। नए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शपथ लेने के बाद ही संकेत दिए थे कि वे नाटो सैनिकों की एकाएक वापसी के पक्ष में नहीं हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस समझौते का हालांकि विरोध किया था। और अब बात एशियाई खेलों की। भारत एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी में 12 साल बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा है। सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया को 1-0 से मात दी। इससे पहले 2002 के बुसान एशियाई खेल में भारत फाइनल में पहुंचा था। भारत अब हॉकी में स्वर्ण पदक से बस एक जीत की दूरी पर है। फाइनल जीतने में कामयाब रहने पर भारत 2016 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। फाइनल गुरुवार को खेला जाने वाला है, जिसमें भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।